प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमर लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम एक नया विषय पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के पश्चात, मित्रों, हर्षवर्धन के पश्चात देश में एक जैसे खालीपन आ गया था, एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि उसके पश्चात कोई भी इतना महान सम्राट नहीं हुआ जो पूरे उत्तर भारत को, पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता या संभाल सकता। तो हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु के पश्चात उथल पुथल मच गई थी देश में। तो अब हम इसके पर पढ़ते हैं, हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीति की स्थिति क्या थी। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुकुरमुत्तों की तरह विभिन्न राज्य उगाए थे पूरे देश में, और एक राजा न होकर छोटे छोटे स्वतंत्र जो अधीन शासक थे, सामंत शासक थे, वे सभी राजा बन बैठे और उनकी स्थिति अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिखाई पड़ती है। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में एक नए परिवर्तन का युग आता है। देखते हैं बड़ा भारी बदलाव दिखाई पड़ता है, क्रांतिकारी बदलाव दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाती है। कन्नौज, यहाँ पर कन्नौज का नाम लेना विशेष रूप से प्रासंगिक है कि कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का एक केंद्रीय शक्ति के रूप में देखा गया, अर्थात केंद्रीय शक्ति के रूप में उसका उभार हुआ। उभरा कन्नौज का सबसे सर्वाधिक महत्व हम कह सकते हैं कि इस समय हो गया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स के अंतर्गत आपको हम इसको बताने वाले हैं। ब्लैक बोर्ड में इतनी लिखे नहीं होते हैं कि सभी के नाम हम लिख सकें, तो मैं आपको मौखिक इसको बता देती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हर्ष का समकालीन जो कामरूप नरेश भास्कर वर्मा था, जो कभी हर्ष का मित्र हुआ करता था, अब हर्ष की मृत्यु के पश्चात उसने कर्ण सुवर्ण के क्षेत्र जीत लिए, अर्थात आसाम का, जो आजकल वर्तमान आसाम का क्षेत्र है, वहाँ पर और बंगाल, ये दोनों क्षेत्र लगे हुए थे, एक दूसरे की सीमाओं से मिले हुए थे। तो वहाँ पर उसने कर्ण सुवर्ण नामक क्षेत्रों को उसने अपने अधिकार में कर लिया। बंगाल के निधनपुर से भास्कर वर्मा का दान पत्र भी प्राप्त होता है। यह प्रमाण है कि उसने बंगाल पर भी कुछ अधिकार अवश्य कर लिया था। हर्ष का समकालीन शासक उत्तरगुप्त कालीन जो शासक था माधव गुप्त, वो था हर्ष के समकालीन था। अब मगध शासक आदित्य सेन ने, जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो ये उत्तर गुप्तों के वंशज आदित्य सेन, जिनका अप्सर अभिलेख भी बहुत फेमस है, उसने परम भट्टारक राजाधिराज की उपाधि धारण की और अप्सर अभिलेख लिखवाया। आदित्य सेन के काल में ही चीनी यात्री हुएंत से ने 2 बार भारत की यात्रा की थी। कोरियाई यात्री हुइलिन तो बोध गया में आदित्य सेन द्वारा बौद्ध मंदिर बनवाने का भी उल्लेख करता है। कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए, यदि तो हो गया बंगाल का इतिहास, अब हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए दोस्तों, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के शासक जयसिंह के समय में, जिसका समय है 1127 से 1159 ईस्वी, अर्थात 12वीं शताब्दी में, के शासनकाल में पूर्ण की थी। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंगे हैं और 8000 श्लोक हैं। तरंग का अर्थ यहाँ पर अध्याय से लिया जाता है। राजतरंगिणी के प्रथम 3 अध्यायों में, अर्थात प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास, चौथे और 5वें और 6ठे तरंगों में करकोटक वंश का इतिहास या करकोट वंश का इतिहास और उत्पल वंश का इतिहास हमें देखने को मिलता है। करकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी और इसका पुत्र था दुर्लभक। दुर्लभक ने प्रतापादित्य की उपाधि धारण की थी और दुर्लभक ने प्रतापपुर नगर की भी स्थापना की थी। प्रतापादित्य की उपाधि के कारण उसने नगर का नाम भी प्रतापपुर रखा। दुर्लभक के 3 पुत्र थे, वज्रादित्य, चंद्रापीड़, उदयादित्य, तारापीड़ और ललितादित्य मुक्तापीड़। तो इसमें से ललितादित्य मुक्तापीड़ का शासनकाल करकोट वंश की सर्वाधिक उन्नति का शासनकाल माना जाता है। ललितादित्य ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन के साथ मैत्री करके
तिब्बतियों, कम्बोजों और तुर्कों को परास्त किया, ऐसा मिलता है इतिहास में। 733 ईस्वी में ललितादित्य ने चीनी शासक के दरबार में अपना दूतमंडल भेजा था। 733 ईस्वी में ललितादित्य ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को परास्त कर दिया था और प्रोफेसर जीएन पांडे ने ललितादित्य को प्रथम पुरातत्ववेत्ता भी कहा है। ललितादित्य ने कश्मीर में सूर्य को समर्पित प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर बनवाया था, उसका निर्माण कराया था। और आपको बता दें कि मार्तंड मंदिर की जो नींव है वो अभी भी मौजूद है, जिसको कश्मीर में सामान्य जनता भूतिया खो के नाम से भी जानती है। ऊपर का जो उसका पोर्शन था उसको आतताइयों ने या बाहरी आक्रमणकारियों ने उसको ध्वस्त कर दिया था और तोड़ फोड़ डाला था, मगर वो इतना मजबूत बना था कि उसकी नींव को खोद नहीं पाए। तो आज भी मौजूद है। वर्तमान सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे हवन आदि कराकर उसकी साफ सफाई और देखरेख की जिम्मेदारी ले ली है। अब देखिए आगे संभव आशा करते हैं कि कभी यहाँ पर पुनर्निर्माण उसका अवश्य ही हो जाएगा। ललितादित्य ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की। उसकी पहले राजधानी प्रवरपुर थी और उसने परिहासपुर को अपना नया नगर बनाया या राजधानी बनाया। ललितादित्य के दरबार में वाक्पति एवं भवभूति जैसे प्रसिद्ध कवियों को संरक्षण प्राप्त था। यही वाक्पति बाद में यशोवर्मा के दरबार में आए और उन्होंने गौड़भव नामक महान ग्रंथ की रचना की। विनयादित्य जयपीठ के दरबार में कुट्टनीमतम का लेखक दामोदर गुप्त रहता था। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। कश्मीर की उत्पल वंशीय शासिका रानी दिद्दा ने अपने भांजे संग्राम राज को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इसी संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की थी कश्मीर में। लोहार वंशीय शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहकर पुकारा जाता है या उसको नीरो की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बैठकर, रोम का राजा नीरो बैठकर वंशी बजा रहा था, अर्थात इतना लापरवाह था। तो वैसे ही ये शासक भी संभवतः अत्यधिक लापरवाह था, हर्ष नामक कश्मीरी शासक हर्ष, इसलिए इसको कश्मीर का नीरो की संज्ञा दे दी गई। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि वाक्पति ने गौड़भव नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम होता है बंगाल विजय। गौड़ बंगाल को कहते हैं और वहो का अर्थ होता है विजय। रचना की थी। राजशेखर रचित प्रबंधकोश एवं जैन लेखक जिन प्रभासूरी द्वारा रचित तीर्थकल्प से कन्नौज शासक यशोवर्मन की जानकारी मिलती है। 731 ईस्वी में यशोवर्मन ने बुद्धसेन, जिसको पोटासेन भी कहा गया है, के नेतृत्व में चीनी शासक वेनशुंग के दरबार में अपना एक दूतमंडल भेजा था। जैसे कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने भेजा था और वैसे ही कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने भी चीन के शासक के पास अपना एक दूतमंडल भेजा था और चीन के शासक ने इन सबको मान्यता प्रदान की थी, यशोवर्मन को भी, ललितादित्य को भी, मगर तिब्बतियों के विरुद्ध उन्हें कोई सैनिक सहायता नहीं प्रदान की थी। भवभूति ने माधव मालती, महावीर चरित और उत्तर रामचरित की रचना की थी, जो एक संस्कृत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और विद्यालयों में ये बीए की कक्षाओं में पढ़ाया भी जाता है संस्कृत भाषा में। यशोवर्मन ने रामाभ्युदय नामक नाटक की रचना की। कन्नौज के आयुध वंशीय शासक वज्रायुध का नाम राजशेखर की कर्पूर मंजरी में मिलता है। धर्मपाल, जो बंगाल का शासक था, पालवंशीय शासक धर्मपाल के खालीपुर अभिलेख में कन्नौज नरेश चक्रायुध को मान्यता प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। कन्नौज में आयुध वंश का शासन हुआ करता था, तो जिसमें वज्रायुध, चक्रायुध और इंद्रायुध नामक राजा हुए, जिनमें चक्रायुध को धर्मपाल ने अपने संरक्षण में, अर्थात उसने कन्नौज को जीता था और वहाँ पर खुद शासन अभिषेक अपना न कराकर बल्कि चक्रायुध का अभिषेक कराया था और उसने दरबार भी लगाया था धर्मपाल ने, जिसमें उस समय के विभिन्न राजा वहाँ पर और अवंती का राजा वत्सराज भी जिसमें शामिल था, सब उसके दरबार में उपस्थित हुए थे। गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज, बाद में कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन हो गया स्थायी रूप से। तो कन्नौज शासक चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी स्वयं बना लिया, अर्थात इसके पहले उनकी राजधानी उज्जैन में थी। उज्जैनी से उन्होंने कन्नौज को अपना ट्रांसफर कर लिया
माइग्रेट किए और वहीं पर आकर बस गए, क्योंकि वहाँ से वह कन्नौज एक ऐसी आर्थिक राजधानी थी जहाँ से रास्ते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ व्यापारिक मार्ग जाया करते थे, जो अति महत्वपूर्ण थे उस समय के भारत के लिए। अतः प्रत्याहार नरेशों ने नागभट्ट द्वितीय ने अपना शासन वहीं जमाया, उसी को अपनी राजधानी, आपसे पहले ही बता चुके हैं, कन्नौज सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र उन दिनों बन गया था। 7वीं शताब्दी के ईस्वी के प्रारंभ में भारत की पश्चिमी सीमा पर, अब देख लेते हैं, सिंध, कपिश अर्थात काबुल और जाबुल नामक 3 राज्य हुआ करते थे। चचनामा के अनुसार 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध पर राय वंश का शासन था। राय वंश में राय दीपाजी, राय सिंगरस, राय साहसी और राय सिंगरस द्वितीय और राय साहसी द्वितीय नामक 5 शासकों के नाम मिलते हैं। राय साहसी द्वितीय की रानी के 2 पुत्र थे, दाहिर एवं दाहिर। उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद दाहिर सिंध का शासक बना। राजा दाहिर के समय में ही अरबों द्वारा 712 ईस्वी के समय में सिंध पर आक्रमण किया गया। अरबों ने 7वीं शताब्दी के प्रथम चरण में केरल के मालाबार तट से भारत में प्रवेश किया था। 636 ईस्वी में अरबों का प्रथम आक्रमण मुंबई के पास में ठाणे नामक स्थान पर हुआ था। चचनामा का फारसी अनुवाद, चचनामा एक ग्रंथ है जिसका फारसी अनुवाद कूफी द्वारा किया गया। मीर मासूम द्वारा लिखित तारीखे सिंध में अरबों के भारत पर आक्रमण की जानकारी का वर्णन भी हमको मिलता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारतीय चिकित्सक मनक ने खलीफा हारून रशीद को बगदाद में जाकर रोग मुक्त किया था। अर्थात भारतीय चिकित्सक इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें विदेशों में भी बुलाया जाता था। भारतीय अंक पद्धति को अरबों ने हिंदसा नाम दिया था। भारतीय अंकों से ही अरबों ने अंक सीखे दोस्तों, और इन्हीं अरबों से यूनानियों ने सीखी संख्याएं। तो संख्या जो है हमारे यहाँ ये भारत से ही, भारत की उपज है, और भारत से अरबों ने, अरबों से यूनानियों से ने, इस तरह पूरे विश्व में अंक पद्धति का प्रचलन हुआ। तो ये तो हो गया हर्ष के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे थे, ये मोटा मोटा आपको हमने बताया मोटे तौर पर। आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। इसे विद्यार्थी तो बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करें, क्योंकि परीक्षाएं बहुत ही सन्निकट हैं और इसलिए उनके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। अन्य लोग भी जो भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं अवश्य इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।